उजला और उसी का खूब सजा सजाया कमरा गुलाब और मोतियों के फूलों की खुशबू से महक रहा था। दीवारों पर सुर्ख, सब्ज, सुनहरी और नीली चमकती दमकती लड़ियां लटक रही थी। मसनूई गुलाब एक करीने से उनके दरमियान तरतीब से चस्पा किए गए थे। मारुख सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। गोरे गोरे खूबसूरत अरबी मेहंदी से रचे और सोने की चूड़ियों से भरे हाथ खूबसूरती और अमारत का पता देते थे। 19 साल की नर्म व नाजुक और हसीन दोशीज़ा अपने ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दिल की धड़कनें न जाने क्यों तेज हो रही थी। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज ने जैसे उसे बिल्कुल ही बेकाबू सा कर दिया। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर रुक गई। आदाब अर्ज है, नवीद की शोख और शरारत से भरी आवाज कमरे में गूंजी। मारुख ने सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। नवीद गोरा चिट्टा दुबला पतला खूबसूरत नौजवान था। सुनहरी शेरवानी उस पर खूब जच रही थी। उसने पगड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और नपे तुले कदम उठाता मारुख की तरफ बढ़ा। गुलाब और मोतियों की लड़ियों को समेटकर एक तरफ किया और उसके बिलमुकाबिल बैठ गया। नवीद ने उसका नर्म नाजुक हाथ थामा और हीरे की अंगूठी उंगली में इंतहाई प्यार और चाहत के साथ पहना दी। मारुख ने शर्माकर अपने हाथ दुपट्टे में छुपाने की नाकाम कोशिश की। नवीद ने उसके हाथ को पकड़कर बोसा दिया और अपने गाल के साथ लगा लिया। मारुख के दिल की धड़कनें मजीद तेज हो गईं। प्यार के इस एहसास ने उसे खुद से बेगाना सा कर दिया। नवीद ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दुपट्टे को सरकाना शुरू किया। मारुख जो पहली ही छुई मुई बनी हुई थी मजीद सिमट कर रह गई। वो उसकी एक एक अदा को देखकर महजूज हो रहा था। आंखों में प्यार के दीप रोशन थे। मजीद सब्र किए बगैर अब वो उसे अपने बाजुओं के मजबूत हिसार में लेना चाहता था। नवीद ने बेताबी से मारुख का दुपट्टा उतार दिया और एक लम्हे को साकत हो गया। आज तो मारुख का हुस्न गोया कयामत ढा रहा था। नर्म व नाजुक होंठों पे सुर्ख लिपस्टिक यूं लग रही थी जैसे किसी ने खिलता हुआ गुलाब रख दिया हो। पलकें शर्म व हया के बोझ से मुसलसल लरज रही थी। गोरे नाजुक गालों पर ब्लश ऑन से भी ज्यादा शर्म व हया की लालियां नुमा थी। मारुख, नवीद ने बेताबी से पुकारा। जी, वो बस इतना ही कह सकी। बहुत प्यारी लग रही हो, वो मुस्कुराकर बोला। मारुख घबराहट में यूं ही चूड़ियों को घुमाने लगी। अच्छा ऐसा करो, तुम कपड़े तब्दील कर लो, थक भी गई होगी। और हाँ, जरा जल्दी आ जाना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। उसने मारुख की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। उसकी आवाज में खुशी साफ महसूस की जा सकती थी। मारुख सर हिलाकर रह गई और अपना भारी भरकम शादी का जोड़ा उतारने वॉशरूम में चली गई। नवीद भी इसी दौरान शबख्वाबी का लिबास तब्दील कर चुका था। मारुख जो ही बाहर आई उसे देखकर हैरत ज़दा रह गया। लंबे घने बालों से शबनम की तरह टपकते पानी के कतरों और माथे पर पड़ी गीली लट ने तो जैसे उसके हुस्न को और भी निखार दिया था। वो बेताबी से आगे बढ़ा, नरमी से उसके हाथों को थामा और उसे अपने साथ लिपटाए हुए बेड तक ले गया। नौजवानी की मोहब्बत का नशा अपने पूरे जौबन पर था। मारुख, आज हमारी जिंदगी का सबसे कीमती और यादगार दिन है। मैं इस दिन को और भी यादगार बनाना चाहता हूँ, अपनी तमाम तर मोहब्बत और चाहतों का भरपूर इजहार करके। क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगी? नवीद ने इसकी थोड़ी नरमी से उठाते हुए कहा। मारुख ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। नवीद की आंखों में प्यार की वालेहाना चमक देखकर शर्मा गई। नवीद उठा और उसे आराम से बेड पर लटा दिया। खुद दूसरी तरफ से आके उसके पहलू में लेट गया। मारुख, मुझे तुम्हारी ये नीली आंखें बहुत पसंद हैं। उसने अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों को हरकत देने लगा। मुझे तुम्हारे ये होंठ भी बहुत पसंद हैं। ऐसा लगता है सारा शहर दिन में घोल दिया हो। अब वो मारुख के एक एक लम्स को महसूस करते हुए वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसकी तशनगी, उसकी प्यास कम होने में नहीं आ रही थी। मारुख भी उसके प्यार में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। प्यारो मोहब्बत का 1 साल कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। इसी दौरान मारुख ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया जो बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी मालूम होती थी। इसी की तरह हसीन और खूबसूरत। एक दिन तूफान और तेज बारिश का खूब जोर था।
हवा से खिड़कियां दरवाजे बज रहे थे, जिन्हें बंद करने के बाद मारूख अपने कमरे में आई और डेक ऑन कर दिया। मौसम की मुनासबत से गाना कमरे में गूंजने लगा। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं सी उनको ऐसे में ढूंढ लाना। वो साथ साथ खुद भी गुनगुनाती जा रही थी और कुछ सोचकर कभी मुस्कुराती तो कभी शर्मा जाती। वक्त तेजी से गुजर रहा था, मगर नवीद अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मारूख की तशवीश बढ़ती जा रही थी। पानी लेने किचन में गई, फ्रिज खोला। न जाने किस तरह शीशे का गिलास उसके हाथ से फिसला, फर्श पर गिर गया और छनाके की आवाज से चकनाचूर हो गया। या अल्लाह खैर, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। वो और भी परेशान हो गई। फर्श से शीशे उठाते हुए अचानक एक टुकड़ा उसकी उंगली से टकराया और साथ ही खून की बूंदें कतरा कतरा फर्श पर गिरने लगी। उसने दूसरे हाथ से जख्म को दबाया, टूटी खोल के बहते पानी के आगे उंगली रख दी। पानी के साथ खून भी बहने लगा। फिर दराज से सनी प्लास्ट जख्म पर लगा दी। खून अभी रुका नहीं था, इसीलिए तो सनी प्लास्ट का हल्का ब्राउन रंग अब हल्की सुर्खी भी लिए हुए था। वो अपने कमरे में आई और बेचैनी से टच मोबाइल में बाबा का फोन नंबर तलाश करने लगी। जो ही बाबा का नाम सामने आके रुका, उसने फौरन कॉल के लिए बना सुर्ख बटन दबा दिया। बाबा, नवीद अभी तक नहीं आए। वो रोहांसी हो गई। आ जाएंगे बेटा, फिक्र ना करो, देर सवेर हो ही जाती है, बाबा ने तसल्ली देते हुए कहा। जी बाबा जानी, मगर उन्होंने आज तक इतनी देर नहीं की। अगर देर हो भी जाए तो फोन पे बता देते हैं, मगर अभी तक कोई फोन भी नहीं आया और फिर उनका फोन भी बंद जा रहा है। मारूख के लहजे में फिक्र और तशवीश के आसार नुमायां होते जा रहे थे। अमावस की इस रात के अलावा इंतजार, दुख और करब की और भी कई रातें यूं ही गुजर गईं। नवीद को बिछड़े 17 साल हो रहे थे। उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। जमीन खा गई कि आसमां कहीं से कोई खबर ना मिली। मारूख अभी भी जवानी की दहलीज पर थी। माँ बाप को इसकी शादी की फिक्र सताने लगी। नवीद के इंतजार में उसकी नीली आंखों में अब मायूसी और नाउमीदी उतर आई थी। वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर घर वालों ने किसी न किसी तरह शादी पर रजामंद कर लिया। एक शादीशुदा औरत और बेटी का साथ, ऐसे में अच्छे रिश्तों का काल पड़ जाता है। फिर जहां है जैसा है की बुनियाद पर बस बेटी को एक सहारा मिल जाए, यही वालदैन के नजदीक गनीमत होता है। बहुत से रिश्ते आए, मगर सब बाल बच्चों वाले, गुर्बत के मारे या फिर कोई चिट्टा अनपढ़। आखिर बहुत कोशिशों के बाद एक जगह रिश्ता तय पा गया। नाना अब्बू ने मारूख की बेटी को अपने पास रखकर उसे पालने की जिम्मेदारी ले ली थी, जो खूब अच्छी तरह निभाई। मारूख फिर से एक नई दुनिया का ख्वाब सजाए पिया देश सुधार गई। उसका दूसरा शौहर मतवसत तबके से ताल्लुक रखता था। इतना कमा लेता था कि बमुश्किल गुजारा हो रहा था। मारूख के जज्बात और एहसासात सर्द पड़ चुके थे। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि नाजो नाम में पली अब किस माहौल में जिंदगी गुजारेगी। 1 साल बाद ही मारूख के शौहर को नशे की लत लग गई। अब वो मारूख पर तशद्दुद करने लगा। रोज उसे मारता और नशे के लिए पैसे तलब करना उसका मामूल बनता जा रहा था। पैसे ना मिलने पर उसके नर्मो नाजुक जिस्म को सिगरेट से दाग देता। वो कराहती और अपने दर्द और दुख की तमाम तकालीफ को अपने अंदर दफन कर देती। इसके बाबा, जो उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त न करते थे, जहां नवीद की मोहब्बत और प्यार से उसका जिस्म सरापाए मोहब्बत बना हुआ था, अब सिगरेट और लगाई गई चोटों के नीलगू निशान छोड़ता जा रहा था। मारूख आखिर कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करती। उसके अंदर सब्र और हौसले की ताकत बिल्कुल ही सलब हो चुकी थी। दूसरे शौहर से उसकी 1 बेटी और 2 बेटे थे। जब बच्चों की तरफ देखती तो इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान हो जाती। रोज रोज की मार कुटाई और बढ़ते हुए नशे के बायस आखिर उसने दूसरे शौहर से अलहदगी का फैसला कर लिया और बच्चों को लेकर एक किराए के घर में रहाइश इख्तियार कर ली। मारूख की खूबसूरत और हसीन बेटी अब 16 साल की हो चुकी थी। उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। एक दिन रिश्ते करवाने वाली खाला मारूख के पास कुछ तस्वीरें लेकर आई। मारूख ने जब उन तस्वीरों को देखा तो ठिठक कर रह गई। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। खाला ने उसकी इस बदलती कैफियत को देखकर तशवीश से पूछा, मारूख बेटी खैरियत तो है? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? आखिर कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ?
خالہ ایک ہی سانس میں سوال کیے جا رہی تھی۔ ہاں، وہ جیسے اپنے خیالوں سے چونکی۔ خالہ، یہ نوید ہیں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا نوید زندہ ہے؟ خالہ حیرت سے کبھی معروف کو اور کبھی اس کی گود میں رکھی تصویروں کو دیکھتی۔ معروف کے چچا اور بابا کا مالی تعاون اس کے ساتھ تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد چچا نے معروف کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہونے دی، مگر ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک سے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ خبر معروف پر بجلی بن کر گری۔ ہمت کر کے بچوں کو تیار کیا اور افسوس کے لیے چچا کے گھر آ گئی۔ محلے والوں کے جانے کے بعد وہ باہر صحن میں نکل آئی، جہاں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ معروف ابھی اس کرسی پر بیٹھی بھی نہ تھی کہ ایک جانی پہچانی اور مانوس آواز نے اسے چونکا دیا۔ معروف، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نوید اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ معروف نے فوراً کرسی کا سہارا لیا۔ تم؟ معروف کے سامنے جیسے سارے گزرے مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ نوید بے تابی سے آگے بڑھا۔ معروف، میں آ گیا ہوں، دیکھو میں آ گیا۔ معروف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ ضبط کیے ہوئے آنسو شدت غم، تکلیف اور دکھ سے کسی جھرنے کی طرح بہہ نکلے۔ معروف اپنے گھر آ گئی۔ اسے اپنا آپ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سر درد کی گولی لی اور لیٹ گئی۔ شام دیر تک سونے کی وجہ سے اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے ساتھ گزرے پیار و محبت کے لمحوں کو یاد کر کے تڑپ کے رہ جاتی، مگر ساتھ ہی دوسرے شوہر کا ظلم اور تشدد اس کے اندر مردوں سے نفرت کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ نوید نے نہ جانے کس طرح معروف کا فون نمبر لیا اور اسے فون کیا۔ معروف، پلیز میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میری بات سنو۔ معروف نے بے رخی سے فون بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ فون کیا اور بولا، اگر تمہیں میری محبت پر ذرا بھی یقین ہے تو آج ہی مجھ سے ملو، میں تمہیں خود پر گزری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ معروف غصے سے پھنکاری، مجھے تم سے اور تمہاری کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی عذاب بنی، اب کیا رہ گیا ہے سنانے کو؟ مجھے کچھ نہیں سننا۔ ایک دو دن کے بعد معروف کی خالہ اس کے گھر آئی اور اسے بتایا کہ کیسے پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی اور اس پر تشدد بھی کرتی رہی۔ وہ اتنے عرصے کس تکلیف میں رہا۔ معروف بیٹی، وہ اب بھی تمہیں چاہتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کو ٹھکراؤ مت، اس سے شادی کر لو۔ معروف حیرت سے یہ بات سن رہی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، ڈیک آن کیا اور بے دم سی ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے جھرنے بہ رہے تھے اور ساتھ ہی کمرے میں غزل گونجنے لگی، غم کا فسانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، دل دیوانہ تیرا بھی ہے